नमस्कार। न्यूज़ 22 स्कूप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। जी हां, प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। जो प्रचार का शोर है वो थम चुका है और अब मतदाताओं की बारी है। यानी जो राजनेता हैं उन्होंने अपना जोर तो दिखा दिया, काफ़ी कुछ तमाम मुद्दों पे चर्चा की, लोगों को समझाने की कोशिश की है, अपने मुद्दे उनके बीच में रखे हैं और अब मतदाताओं के टशन दिखाने की बारी है। तो मतदाता क्या करेंगे? 121 सीटों पर जो 6 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है, वहां मतदाताओं का फैसला क्या होगा, ये महत्वपूर्ण नजर है। 4.25 करोड़ के आसपास जो मतदाता आए हैं, लगभग आधे मतदाता, राज्य के आधे मतदाता इस चरण में चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। तमाम दलों को, गठबंधन को ये उम्मीद है कि उनका फैसला उनके पक्ष में जाएगा और इसी दृष्टिकोण से प्रचार के दौर में तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, हर तरह के मुद्दे उछाले गए हैं। तो क्या उनका असर हुआ है? क्या जनता ने, आम मतदाता ने इन मुद्दों को रिसीव किया है? क्या इस आधार पे वो वोटिंग करेंगे या उनके कुछ अलग मुद्दे हैं? ये समझने की हम आज कोशिश कर रहे हैं इस खास परिचर्चा में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, अलग अलग गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं आपसे। हमारे साथ किशोर कुणाल हैं, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, और विकास झा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। जी हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, खास चर्चा में। तो हम अब बात कर रहे हैं, चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब मतदाताओं की बारी है। तो मुद्दे जो उठाए गए इस चुनाव में, तमाम स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर लगा दिया। छठ के बाद जो है वो असली सीन देखने को मिला, असली दंगल देखने को मिला और तमाम स्टार प्रचारक मैदान में उतरे। मौसम ने खलल जरूर डाला, लेकिन इसका असर लोगों के प्रचार अभियान पे नहीं पड़ा है। उतना जो जोश होना चाहिए वो जोश दिखा है। हालांकि प्रचार का समय जो है थोड़ा सा कम जरूर हो गया अपेक्षाकृत ढंग से, लेकिन उसका शोर पूरा दिखा है और अपने अपने मुद्दे रखने के। तो कट्टा की भी बात हुई, दोनाली की भी बात हुई, छठ मैया के अपमान की भी बात हुई, साथ साथ जंगल राज की भी बात हुई और जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे, महंगाई, रोजगार, इन सब की भी चर्चा हुई है, खूब चर्चा हुई है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, किशोर कुणाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप सत्ता पक्ष को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं यहाँ पे। तो जो मुद्दे उठाए गए हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, तमाम प्रचारक आए, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खैर एक्टिव है ही, अमित शाह, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ और तमाम एनडीए प्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस चुनावी दंगल में उतरे, अपने अपने मुद्दे लोगों के बीच रखे। तो क्या लगता है आपको, इन मुद्दों का असर दिखेगा? किशोर जी। राशिद साहब, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। ये बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। हम लोग वैशाली, यानी वैशाली से आते हैं। बिहार में वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है और इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी दलों ने अपने भरपूर प्रयास और प्रीतम प्रयास से जनता के दिलों को जीतने का प्रयास किया है। सबके पास अपने मुद्दे थे, सबके अपने समीकरण थे। हमारे भी अपने मुद्दे थे, हमारी भी अपनी समीकरण थी और हमने जो 20 साल में काम किया, सत्ताधारी दल में होने के नाते हमारे अपने मुद्दे थे कि हमने 20 साल में। किशोर जी, आप अपनी वॉइस थोड़ा सा ऊपर कर लें, पूरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है हम तक। और साथ ही साथ जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन तक भी आवाज़ आपकी पूरी नहीं पहुंच पा रही है। हमारे जो मुद्दे, तो टेक्निकल हेड भी इसका ध्यान रखें। हमारे जो अपने मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे थे, बिहार में हमने जो 20 वर्षों में लगातार काम किया है, बेहतर काम किया, उस बेहतर काम के सहारे हमने जनता के दिलों को जीता है और उन कामों को हमने जनता को याद दिलाया है। बिहार नीतीश कुमार को तब मिला था जब बिहार गड्ढों में पड़ा था, बिहार बेहाल पड़ा था, बिहार बदहाल पड़ा था और बिहार बेकार पड़ा था। उस मजबूर बिहार को, 2005 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल है, भूख और भ्रष्टाचार से मजबूर बिहार को माननीय नीतीश कुमार जी ने एक मजबूत बिहार बनाया और इस मजबूत बिहार बनाने के लिए उन्होंने तकरीबन 20 साल तक लगातार दिन रात एक करके उन्होंने हर एक सेक्टर, हर एक वर्ग, हर एक विधा में बेहतरी देने का काम किया और आज हम एक मजबूत बिहार के
चौराहे पे खड़े हैं, तिराहे पे खड़े हैं, और ये दौर है, ये वक्त है, एक मेक एंड ब्रेक का वक्त है, जहाँ से हम एक मशहूर बिहार बनाने जा रहे हैं। हमने 20 वर्षों में बिहार के लगभग तमाम लोगों को बदहाली से ये निकाला। आप पार्टी प्रवक्ता के तौर पे लगता है जैसे आप दूरदर्शन आकाशवाणी पे जो पेपर पढ़ा जाता है उस तरह से अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं यहाँ पे आप। नहीं, ये फैक्ट हमने जो आपसे सवाल किया किशोर कुणाल जी, वो ये किया कि क्या ये मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, जनता इस पे वोट करेगी? देखिए, बिल्कुल एनडीए की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए हैं बिल्कुल करेगी इस चुनाव में, बिल्कुल, क्योंकि जिस जनता की, जिस बच्ची को कट्टा के मुद्दे पे करेगी, नहीं, मैं आ रहा हूँ जंगल राज के मुद्दे पे करेगी। जिस बच्चे को, जिस बच्चियां को हम लोगों ने 2006 में साइकिल दिया था, आज वो बच्चियां पटना के चौराहे पे राइफल तान के बिहार की सुरक्षा कर रही हैं। ये हमारा यूएसपी रहा है। जिस किसान को, जो बदहाल किसान था, तो जिसके ये पास बाद में पता चला, जिस समय साइकिल दिया था उसी समय प्लान कर लिया था कि ये बड़े होके आपके वोटर बनेंगे। यही नीतीश कुमार जी की यूएसपी रही है ना। वो प्लानिंग दशकों की करते हैं, मिनटों की या घंटों की नहीं करते हैं, महीनों की नहीं करते हैं। उनकी प्लानिंग महीनों, दशकों की होती है। और अगर आप राशिद साहब विद्वान पत्रकार हैं, जब आप उनके 92 के भाषण को आप सुनेंगे, 93 के भाषण को सुनेंगे, 89 के भाषण को सुनेंगे, तो आपको आज का बिहार दिखेगा। नीतीश कुमार जी वो शख्स हैं जो 92 में संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि जनगणना जरूरी है, जातिगत जनगणना, और वो सफलता हमें कई वर्षों के बाद मिला। तकरीबन 35 साल के बाद हम लोग जातिगत जनगणना करवा लिए, जातिगत सर्वे करवा लिए। उसी प्रकार आप साइकिल की बात करें, आप देखेंगे जब 2005 के पहले का बिहार देखेंगे, स्कूल्स में क्या हालत था, चलिए शिक्षक नहीं थे। हम चर्चा में कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनको शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। विकास झा, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, खासकर आपके नेता राहुल गांधी और महागठबंधन के अन्य जो नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव और बाकी जो स्टार प्रचारक हैं, प्रियंका गांधी भी, उन्होंने भी कई सारे रोड शो किए, कई सारी सभाएं की, तो वो मुद्दे एड्रेस कर पा रहे हैं आप लोग जो जनता के मन में है, जिसके आधार पर वो वोटिंग करेंगे 6 तारीख को और फिर अगले चरण में 11 तारीख को? बिल्कुल, महागठबंधन की ओर से जो भी वादे किए गए हैं वो जनता के हित में है। चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, महिला, दिव्यांग और वृद्ध को जो पैसे देने की बात हो, 2500 माई बहन योजना में देने की बात हो, या फिर 3 से 5 डेसिमल जमीन जो महिलाओं, जो भूमिहीन महिला हैं उनको देने की बात हो, तो हम लोगों के पास जो मुद्दा है उसको सार्वजनिक रूप से हमारे नेता मंच से बोल रहे हैं और जनता को पूरा विश्वास है। जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। आपके बार बार पूछने के बावजूद जो 20 वर्षों से शासन में है, मुद्दे की एक बात नहीं बोल पाए हैं। और आप कट्टे की बात कर रहे हैं। पिछले वर्षों में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जंगल राज तो ऐसे ही बदनाम ये लोग किए हुए हैं, इन लोगों के पास और कुछ कहने के कोई मुद्दा तो है नहीं। आए दिन जो आप देखे हैं, जिस तरह से मोकामा में या बिहार के अलग अलग कोने में जिस तरह से गोलीबारी की घटना आपको सुनने को मिलती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 20 साल में लाखों घटना ऐसी हुई है जो इस सुशासन के नाम पर ये कलंक है, गुंडा राज स्थापित है बिहार में, तो जनता ऊब चुकी है। ये सब रिटोरिक हम लोग सुन रहे हैं चुनाव प्रचार में। आपसे तो सवाल यही है ना, जो आप मोकामा की घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो अनंत सिंह जो है वो जेल के अंदर चले गए और आप पे आरोप यही लगता है कि आप जिनके साथ खड़े हुए हैं यानी राजद, वहां पे ये विश्वास लोगों को नहीं होता था। अपराध जब होता था तो वो ऑर्गेनाइज ढंग से होता था, उसको संरक्षण दिया जाता था। यही तो स्वर उठ रहे हैं। वो जो आप क्रोनोलॉजी समझेंगे, हाँ, जो जिस तरह से मत समझाइए, सीधे सीधे जिस तरह से अनंत सिंह के द्वारा प्लानिंग के तहत उनकी हत्या की गई, अगले दिन रोड शो किया गया, उसके बाद रात में वो गिरफ्तारी हुई उनके घर से, तो ये जो प्लानिंग, ये जो सत्ताधारी अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, कानून उनके हाथ में है और कानून को हाथ में किस तरह से लेते हैं और किस तरह से पुलिस प्रशासन को वो कोई वैल्यू नहीं करते हैं, ये पूरा जग जाहिर है। ये आप गुंडा राज जिस तरह से स्थापित है, जनता समझ चुकी है, इस बार बदलाव तय है। तो ये आरोप जो लगा रहे हैं, गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं और इसका कोई आधार नहीं है।
नहीं, ये सरकार ने तो तुरंत एक्शन लिया। ये इसका आधार ये है कि आप जिस दिन का घटना है उस दिन के अगले दिन आप देखिए और रोड उनपे- शो हो रहा है। वो नामजद आरोपी बनाए गए, वो और उनके साथ के 2 लोग जो हैं वो जेल में चले गए। ऐसा अच्छा बात जी, एक्शन तो लिया, दो हाथ दिन होगा तो। 2 दिन बाद गिरफ्तारी क्यों हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो या तो बिहार से बाहर कहीं तो गए नहीं थे, वो अपने क्षेत्र में रोड शो कर रहे थे। एफआईआर अभियुक्त नामजद अभियुक्त होने के बावजूद उनको 2 दिन क्यों लग गया? अब क्यों? 1 दिन 2 सरकार दिन से बढ़ के है वो चलिए, क्या? जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं किशोर जवाब दे रहा कुणाल हूँ। इस वक्त जवाब देना चाह रहे हैं। विकास झाजी साहब को जवाब नहीं देता हूँ कि 2 दिन क्यों लगे। शायद ये भूल चुके हैं कि ये वही बिहार है जहाँ पटना हाई कोर्ट के जज को बोलना पड़ता है कि बिहार जंगल में भी एक कानून होता है, बिहार में तो कोई कानून नहीं है। नहीं, देखिए ये संदर्भ थोड़ा सा और पुराना मैं रणजीत आ रहा सहाय हूँ। ने जो याचिका मैं- दाखिल की थी, मैं नहीं, आ रहा हूँ, मैं यहाँ मैं आ रहा स्पष्ट हूँ कर वहाँ पे, दूं, मैं आ रहा क्योंकि मैं बड़ा निष्पक्ष ढंग से चीजें करता मैं आ रहा हूँ हूँ, मैं आ रहा हूँ और उस चर्चा में हर बिंदु को निष्पक्षता के साथ उठाना। राशिद साहब, मैं आ रहा आप हूँ। कोर्ट को यहाँ पे मत लाइए। कोर्ट का ये जो कमेंट था वो नगर निगम की व्यवस्था को लेकर था और उसके सेकेंड लाइन को भी रंजीत आप सहाय ने जो याचिका दाखिल की थी उसके रिटर्न में ये कमेंट आया था कोर्ट का। तो इसको आप नहीं कहिए, बिल्कुल, कोर्ट को मत ये- कहिए। एक मिनट ये मुझे- मिस- अपने हिसाब से- अपने हिसाब से मुझे- मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी। देखिए बिल्कुल ने कोर्ट ने कहा था, लेकिन कोर्ट के उस कंप्लीट कोर्ट को अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा गया था कि अपराधी अपराध करने से पहले पुलिस को बताकर अपराध करते हैं। अगर आप बताएं कि क्या ये नहीं लिखा गया था, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो बाकी कमेंट्स को हम दूसरी बात पॉइंट नोट कर सकते हैं। मुकामा की घटना की ये चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल घटना गलत है, किसी की भी हत्या होना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, रिक्शा पुलर हो या कोई बड़े लोग हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हत्या दुखद है और हम सत्ताधारी दल होने के नाते उसकी संवेदना जाहिर करते हैं। और 80 घंटे के अंदर डिकोड किया गया कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है। तकरीबन 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया, 1 डीएसपी को सस्पेंड किया गया, 1 डीएसपी का ट्रांसफर किया गया, ग्राउंड एसपी का ट्रांसफर किया गया। वो सब लोगों को और पता है, सारे इतना actions होने के पता है। बावजूद भी अगर किन्हीं को लगता है कि गलत हो रहा है, किशोर तो कुणाल- मैं समझता हूँ किशोर कि कुणाल उन्हें ये थोड़ा बताइए गवर्नेंस ना, का ये सब पैरामीटर तो सबको समझना पता होगा। है। लेकिन जो टिकट दिया गया अनंत सिंह को, क्या वो साधु थे जब उनको टिकट दिया गया? राशिद क्या ये साहब, मान के चला गया कि वो साधु हैं? राशिद साहब, जंगल राज की जब हम चर्चा करते हैं तो इन्हीं कुछ नामों की चर्चा होती है। शहाबुद्दीन तो आरजेडी के साथ हैं, यानी ओसामा उनके बेटे, उनको टिकट दिया गया है तो इसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन अनंत सिंह भी तो वैसा ही चेहरा है। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। देखिए अनंत सिंह जी को 2019 में कांग्रेस ने टिकट दिया सुनील था। पांडे को आप क्यों भूल जाते हैं? हुलास पांडे को क्यों भूल जाते हैं? अनंत सिंह जी को 2019 में कांग्रेस ने टिकट दिया था। अनंत सिंह जी की पत्नी को 2020 में राजद ने टिकट दिया था। और अनंत सिंह जी हमारे पार्टी से कई बार विधायक भी रहे हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं। हमने उनकी जो अपनी क्वेश्चन राष्ट्रीय- उनका इतिहास नहीं जानना मैं- चाहते हैं। जब मैं- उनको टिकट दिया वो साधु थे क्या? मैं यही जा रहा हूँ कि ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आप एडीआर की रिपोर्ट का को रेफर करते हैं तो जदयू एक ऐसी पार्टी है 28 मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं मैं आ रहा साहब, हूँ, संगीन मैं आ रहा हूँ, मामले। मैं आ रहा हूँ। आप जिसको सीएम कैंडिडेट बना रही है महागठबंधन, उसके खिलाफ 18 मामले चल रहे हैं और 4 स्टेट में मामले चल रहे हैं। अगर यही पैरामीटर है तो सबसे पहले तो तेजस्वी यादव जी को रेस से बाहर किया जाना चाहिए। और कांग्रेस के भाई हमारे विकास झा साहब स्पष्ट तौर पे बोले कि हम तेजस्वी यादव जी को अपना सीएम कैंडिडेट नहीं मानते हैं। नंबर ऑफ केसेस पैरामीटर नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं वो क्या हत्या के मामले हैं? नहीं नहीं, आप हमारे दर्शकों को पूरी डिटेल्स और सच्चाई से बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, चाहे राजनीतिक मामले, चाहे आपराधिक आर्थिक अपराध के मामले, चाहे अनंत सिंह जी वो तो हो हत्या या- के मामलों से तो अलग होते हैं ना। अनंत सिंह जी हो या अन्य लोग, मामले चलने से वो अपराधी साबित नहीं हो जाते। तेजस्वी यादव जी के भी लिए भी सेम फॉर्मेट लागू होता है। और मैं बता दूं, एडीआर का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हमने मात्र 39% लोगों को टिकट दिया है जिसके ऊपर आपराधिक मामले हैं। और उसमें से मात्र 26% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। वहीं आप आरजेडी को देखें, 76% लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। ये अगर आप कांग्रेस जो की है, बात करें, नहीं मुझे नहीं, हाथ थोड़ी अगर सी लोकतंत्र में आप जितने रिलैक्स ढंग से बैठे हुए हैं, आपकी मुद्रा जो बता रही है, लोकतंत्र में ऐसा लग रहा है बहुत इत्मीनान है। नहीं, है ना? मैं मुद्रा में नहीं, मेरी मुद्रा बहुत स्पष्ट है। लोकतंत्र में कंपैरेटिव कैलकुलेशन किया जाता है।
इसमें कोई मार्किंग सिस्टम नहीं है कि जो 30 से अधिक मार्क्स लाएगा वो पास है और 30 से कम लाएगा वो फेल है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, माले के लोगों को, माले के लोगों को, सीपीएम के लोगों को, सीपीआई के लोगों को, अपराधी चरित्र के लोग, उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है। आपकी पार्टी ने कितने लोगों को टिकट दिया आपको पता है? वही मैं जवाब दे रहा हूं। आपका जदयू की मैं बात कर रहा हूं, वही जवाब दे रहा हूँ मैं। चरण नहीं आप पीछे कहाँ है? जदयू भाजपा को मिला दीजिए तो बराबर हो जाता है। चरण नहीं, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं और ओवरऑल हमने 101 लोगों से मात्र 39% ऐसे लोगों को टिकट दिया है। 39%? बिल्कुल, जिसमें से 26% ऐसे हैं 101 में 39। आप कांग्रेस से पूछ लीजिए ना, आप राजद से पूछ लीजिए, आप माले से पूछिए, मैं पूछूंगा, आप सीपीआई से पूछिए, सीपीएम से पूछिए। 100 लोगों विकास झा ये कह रहे हैं कि मेरी कमीज जो है वो कांग्रेस से, महागठबंधन के दलों से ज्यादा सफेद है। इसका जवाब ये क्या देंगे? इसका जवाब तो जनता देगी। अब आज प्रचार थम गया है, परसों वोटिंग है, अब देर नहीं है, सत्ता बदलने ही वाले हैं। आज देख लीजिए कि जिस तरह से चुनाव प्रचार के आखिरी में अनंत सिंह को तो जेल भेज दिया गया, उसके बाद जिस तरह ललन बाबू जो आपके वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, और जिस तरह का भाषा का प्रयोग किए हैं सार्वजनिक जीवन में, इस तरह की भाषा का, और जो आचार संहिता लागू है उसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कितना जायज़ है? आप कितने मन बढ़ू हैं, आप 20 साल से सत्ता में संज्ञान ले लिया उसका। निश्चित रूप से लिए, लेकिन आप उनकी मानसिकता समझिए कि वो तो चुनाव तो हम कर ही रहे हैं। कब तक अनंत सिंह प्रकरण को लेकर आप बैठे रहेंगे? आप इस बात का जवाब दीजिए ना कि महागठबंधन ने अपने मुद्दे उछाले क्या? आपके नेता मछली पकड़ने के अलावा क्या क्या मुद्दा उछाला, लोगों के बीच रखा? और मछली पकड़ने को लेकर कमेंट भी आया कि जितनी मछली वो पकड़े हैं उतना ही वोट मिलेगा। इनको पेट में दर्द हो रहा है कि मलाह समाज के लोग एकजुट हो गए। मलाह समाज का वोट इनको इस बार नहीं मिलने जा रहा है, इस बात का तकलीफ है। जो बिस्लरी के पानी से नहाते हैं उनको क्या पता कि उस मलाह के साथ नहाने का क्या मतलब है, उनको नहीं समझ में आएगा। वोटिंग के बाद उनको समझ में आएगा कि जो मलाह समाज का वो अपमान करने का काम कर रहे हैं, वो जनता मलाह समाज वोट की चोट से उनको बताने का काम। हम सबको इंतजार रहेगा मतगणना का और पता चलेगा कि किसको कितनी चोट विकास झा साहब को मैं जवाब देता हूँ। किशोर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस मल्लाह समाज या अति पिछड़ा समाज की बात कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक भगवान कर्पूरी ठाकुर के टाइटल को चुराने का काम राहुल गांधी जी करते रहे हैं, जननायक की उपाधि को चोरी करने का काम करते रहे हैं। ये मलाह की चिंता करते हैं। 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल से आपने अति पिछड़ा के लिए क्या किया? क्या आपने बिहार में अति पिछड़ा के लिए कोई संभाग बनाया? आज बनाया है, 4 महीना पहले आपने बनाया है। अब बताइए 36% आबादी के लिए इनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई ग्रुप नहीं है। ये ऐसे दल को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे विकास झा साहब, जिस दल के पास पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित के लिए कोई इनके पास डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। ये कुछ पॉकेट के लोगों को 50% से अधिक टिकट बांट देंगे और फिर सामाजिक न्याय की बात करेंगे और नारा देंगे जब कि भाई सब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अभी एक वायरल हो रहा था ऑडियो, मैं सुन रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, कितनी पीड़ा में बोल रहे थे कि तीसरा आदमी जो उस दल का मेंबर नहीं है, पप्पू यादव, वो दल के विधायक का प्रत्याशी क्या कर रहा है? ये क्या बात कर रहे हैं? इनके पास तेजस्वी प्रण, इन चीजों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी प्रण क्या मतदाताओं की टशन दिखाने की बारी है? आप लोगों ने पूरा टशन दिखा लिया, अब मतदाता दिखाएंगे। मतदाता आज हमारे आपने जो मुद्दे रखे वो उससे कन्विंस हैं कि नहीं, उस आधार पे वोट किया या नहीं? देखिए, हमारे मतदाता वो हैं जिन्होंने फील किया है सुशासन को, जिन्होंने फील किया है गुड गवर्नेंस को, जिन्होंने फील किया है डेवलपमेंट को। आज से यहाँ से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से चल के जब कोई पथिक पटना पहुँचता है तो 3 घंटे में अपनी गाड़ी से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता है। आप अपने नेता की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। चलिए हम ये भी मानते हैं कि और यही फील हमें वोट दिलाएगा। विकास का जो पैमाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, संरचनात्मक विकास का जो पैमाना है, उस पे काम उन्होंने किया है। लेकिन फिर उन्हीं को सुपौल की सभा में क्यों बोलना पड़ता है? सुपौल की सभा में नीतीश कुमार को ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम नए उद्योग लगाएंगे? यानी बिहार में उद्योग तो लगे नहीं। मैं आता हूँ इस पे। रोजगार की समस्या वैसे ही है, पलायन की समस्या वैसे ही है, जिसे महागठबंधन के दल लगातार उठा रहे हैं। देखिए, पलायन का जो, और आप देखिए ना कि छठ के टाइम पे ये अपील की थी ना आप सभी लोगों ने
कि जो लोग आए हैं छठ पर्व मनाने के लिए, महापर्व छठ में भाग लेने के लिए, वो लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर लौटे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। लौटती ट्रेनें जो है वो भरी हुई हैं राशिद साहब, क्योंकि उनके पास संकट है रोजगार का। राशिद साहब, प्लान जो है दिस इज प्लान फॉर गुडनेस। हाँ। मैं आपको बता दूं, अगर बिहार का बच्चा मतलब पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिहार का एक बच्चा, जदयू प्रवक्ता पल्ला झाड़ रहे हैं कि भैया हम प्लान नहीं रोक सकते हैं, कि आपसे अनुरोध, प्लान इज फॉर गुडनेस। आपसे अनुरोध होगा जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आप मेरी बात को कंप्लीट होने दें। हाँ। बिल्कुल कीमती समय आपका भी नहीं, होगा और मेरा भी है। आप थोड़ा वाया ले लेते हैं ना, इसलिए मुझे इंटरफेयर करना पड़ता है। कोई वाया नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। आपने कहा प्लान इज फॉर गुडनेस। कौन सा गुडनेस है प्लान में? मैं बता रहा हूँ ना कौन सा वो तो मजबूर लोग हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता है, तो बेचारे घर से दूर चले जाते हैं, बता रहा और अब गए हैं तो फिर अगले छठ का इंतजार करेंगे और 2 महीने पहले ही अपनी प्लानिंग कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ छठ पे जाना है। मैं बता रहा हूँ कि 10,000 करोड़ रुपया रेमिटीज हुआ करता था, इनफ्लो रेमिटीज बिहार का 2005 में, आज 1 लाख करोड़ है। आज केरला का इनफ्लो रेमिटीज आंकड़े अब आप नहीं, आप मुझे हम आंकड़े आपको दे तो नहीं दीजिए, आप सुनूंगा। हम आपको पर कैपिटा के आंकड़े बताए तो? किसका? पर कैपिटा इनकम के आंकड़े बता दें। आंकड़े तो ये है कि सीएजी का रिपोर्ट है कि 70,000 करोड़ रुपए ये लोग खा गए। विकास झा, आंकड़े हम मैं आपके पास सुनाना आऊंगा और शुरू आपसे करें। अलग मेरे सवाल होंगे। मैं प्लान पे आता हूँ। हाँ। जातिगत सर्वे का रिपोर्ट है, 53 लाख लोग बिहार से बाहर हैं, 13 करोड़ की हमारी आबादी है। और मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या 15,000 लोग यूपी से आकर बिहार में सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं टीचर का? क्या अन्य राज्यों के लोग बिहार में आकर व्यवसाय नहीं कर रहे हैं? क्या केरला का लोग मुंबई नहीं जा रहा है, या मुंबई का लोग अमेरिका नहीं जा रहा है? तो ये प्लान जो भी गुडनेस के लिए हो रहा है, क्या पंजाब के लोग जो कनाडा जा रहे हैं, आपके जो पार्टी के जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, किशोर जी, वो सुनेंगे तो उनको तकलीफ होगी कि किशोर जी कौन सा तर्क दे रहे हैं। सबसे ज्यादा प्लान तो बिहार से होता है, दर्जनों बार। और प्लान एक बहुत बड़ा दर्द है, इसे लेकर दर्द भरी दास्तानें हैं, इसको लेकर दर्द भरे गीत बने हैं। विकास आप जवाब दीजिए। 10 बार मैं इस तर्क को दे चुका हूँ, इसलिए ये बिहार के जनता को, ये बिहार के जनता को कब तक बरगलाएंगे समझ में नहीं आता। ये हास्यास्पद है कि बिहार के लोग जब मजबूर होकर पलायन को मजबूर हैं, जो ट्रेन में लटक कर, और जनरल बोगी में आप चढ़ने का साधन नहीं है, और उसमें लटक के, खिड़की पर लटक के, और जो ज्वाइंट होता है ट्रेन का बोगी उसमें लटक के जो फोटो वीडियो देखने को मिलता है। आप थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आपके पास क्या प्लान है प्लान रोकने का। आपने चर्चा की, इतना चुनाव प्रचार हो गया, आपने चर्चा की। हमने पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा करके दिखाया है। बिहार के एक एक जिला में हम यात्रा किए हैं, कांग्रेस पार्टी यात्रा करके और जनता के बीच गई है कि हम जब सरकार में आएंगे तो पलायन रोकने का काम करेंगे। इतने सालों तक सरकार में रहे तब आपको फिक्र नहीं थी, है ना? जब जिम्मेदारी आप पे थी, 11 साल की हमेशा सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन लंबे समय हमारी सरकार जहां भी है, जो भी मैनिफेस्टो में हमने जारी किया है, जो सब लिखा हुआ है, वो किसी न किसी कांग्रेस शासित राज्य में लागू है, और उसके बाद यहाँ पे वो दिया गया है। ऐसे नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे और 10 वर्षों में अभी तक 1 लाख भी रोजगार इन लोगों के द्वारा तो हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा कर दिया। बिल्कुल किया है, सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल किया है, सरकारी नौकरी, बिल्कुल अभी भी बोल रहे हैं हमारे नेता। तो ये सिर्फ डपोर शंख है ना, बोल देना है, ये तो सरकार आएगी उसके बाद में पता चलेगा कि डपोर शंख है या नरेंद्र मोदी की तरह झूठा वादा है, जुमला है। तो जनता कैसे यकीन करेगी? आप तो कह रहे हैं कि सरकार में पहले ले आइए, तब फिर हम इसका स्वाभाविक है बिना जो है तैयार करेंगे। बिना सरकार में आए आप कैसे कर सकते हैं? आपको जनता को तो विश्वास दिखाना पड़ेगा, और इस बार जनता एकजुट है। जनता आप पे विश्वास क्यों करे? 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, आप कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे ये तो नकल करने वाली सरकार है। जो योजना हम लोग मैनिफेस्टो में 6 महीना से आज की सरकार टीचरों बोलते आ रहे हैं, वो इन लोग भर्ती कर रही है। जब हम लोग बोले कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, तो ये लोग 1100 देना शुरू कर दिए। हम लोग बोले कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो 125 यूनिट ये फ्री कर दिए। कारण बताइए तो ये को जो सामने मिल रहा है 10-10 हजार रुपए महिलाओं को मिल गए। देखिए जनता, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं, देखिए हमारे देश में हमारे देश में और हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा है, और जो पढ़े लिखे युवा है वो बेरोजगारी के लिए सबसे ज्यादा भटक रहे। पलायन सबसे बड़ी समस्या है, और जो आए दिन नीतीश कुमार के द्वारा
पुलिसिया तंत्र जो अपनाया गया है, यहाँ पर लाठीचार्ज हुए ठंडे में, और जिस तरह से छात्रों को, ये बहुत असर करेगा। आप जान लीजिए कि वोट में ये बहुत अहम होगा। पलायन पे अगर वोट करेंगे तो जनता महागठबंधन के लिए वोट करेगी क्या? पलायन के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, जनता इस बार संकल्पित है, जनता संकल्पित है। पलायन के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पे इस सरकार को बदलने का काम करेगी। किशोर कुणाल जी, क्या लगता है आपको, ये जब 6 तारीख को पोलिंग बूथों पर जनता जाएगी वोट करने के लिए, तो क्या मन में मुद्दे होंगे और आपको क्या उम्मीदें हैं? 121 सीटों पर क्या कुछ दृश्य दिख रहा है? देखिए, जनता का एक ही मुद्दा है कि जिसको हमने परखा है उसको हम चुनेंगे। 20 वर्षों का सुशासन, स्वच्छ छवि और स्वर्णिम भविष्य ही आधार होगा वोटिंग का। हमने 14,000 एकड़ जमीन एक्वायर किया है उद्योग विभाग के अंतर्गत। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है जिसमें हम लोग लाखों करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हम लोग स्वावलंबन कर रहे हैं। जिस जीविका की आधारशिला हमने आज से 20 साल पहले रखी थी, वो जीविका आज विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरी है, और हम लोग घर घर उद्योग लगाकर उस उद्योग के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचाएंगे। इनसे पूछिए, हमारे विकास बाबू से। मुझे उनसे क्या पूछना है, वो बेचारे ये को पायलट की भूमिका है, केवल क्या ये मुद्दे होंगे? को पायलट की भूमिका में है। मैं आप ही के माध्यम से बिहार की जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस लालू प्रसाद यादव जी ने 1995 में हर घर सरकारी नौकरी, 300 रुपये, 300 परिवार पे हॉस्पिटल और 15 रुपया में धोती साड़ी का नारा देकर बिहार की भोली भाली जनता को ठगा था, उनके सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी के वादों पर मत आइए। कभी हर परिवार को नौकरी दिया जाना संभव नहीं है। चलिए ठीक है, कभी संभव नहीं। एकदम बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कहीं डिस्कम्फर्ट होता है जदयू को, जदयू के नेताओं को, जदयू के नेतृत्व को, जब योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हैं दरभंगा में और 60 मिनट के रोड शो में 260 बार जय श्री राम के नारे लगाते हैं? हाँ, ऐसा लगता है कि चुनावी रोड शो नहीं है बल्कि एक धार्मिक यात्रा है। देखिए, आप कहीं डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं? गठबंधन में रहना मजबूरी है या वाकई देखिए सब कुछ जो है स्वीकार है? हमारा गठबंधन विकास के मुद्दे पर गठबंधन है। हम लोग विकास के लिए साथ हैं, और आपने देखा होगा जब आप यहाँ से निकलेंगे तो विकास आपको चारों तरफ दिखेगा। बाकी हर पार्टी की अपनी यूएसपी है जो अपना काम कर रहे हैं। जदयू सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए लगातार काम करती रही है, और हमारे लिए उतना ही स्थान मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके लिए है जितना अन्य वर्गों के लिए। आप महागठबंधन के प्रवक्ता के तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ जदयू की बात करते हैं, बाकी लोगों की बात करने में आप पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं अपने दल का प्रवक्ता हूँ। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। तो महागठबंधन को मतलब कोई दूसरा महागठबंधन थोड़ी ही है। नहीं, वो अलग विषय है। मैं माननीय नीतीश, आपकी जगह एनडीए गठबंधन है। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यों का ब्यौरा देने आया हूँ। योगी आदित्यनाथ आपके एनडीए के प्रचार के लिए आए हैं। मैं माननीय नीतीश कुमार जी के भविष्य के कार्यों की ब्यौरा रूपरेखा रखने आया हूँ। मैं माननीय नीतीश कुमार जी के एडवोकेसी के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। बाकी जो लोग कर रहे हैं, स्वतंत्रता है सबको। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप और अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा डिस्कम्फर्ट होता है, ऐसी धारणाएं जब बनती है, राजनीति और विकास कार्य, रुकिए एक मिनट विकास जी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। राजनीति और विकास कार्य कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट के हिसाब से नहीं होता है, ये इनफ्लो और आउटफ्लो के हिसाब से होता है, इनपुट और आउटपुट के हिसाब से होता है। बिहार में कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो धार्मिक उन्माद फैला सके। बिहार में कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है जो लोगों के अंदर खौफ पैदा कर सके। बिहार में कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है जो सुशासन की गाड़ी को पटरी से उतार सके। हाँ, देखिए, और ये तो बात सही बोल रहे हैं आप, और कई माई के लाल हैं जो धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश भी कर सकते हैं। कोशिश बाहर से आगे कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। धर्म के आधार पे वोट लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 20 वर्षों के दरमियान हमने एक बार मात्र नवादा में कर्फ्यू लगाया है, आज तक हमने कर्फ्यू तक लगने नहीं दिया। चलिए, हमारी पुलिसिंग है। हमारा इशारा हो रहा है, हमें कुछ ही समय कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने के लिए इस वक्त मिल रहा है। विकास झा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 121 सीटें, पहले चरण का मतदान, आधे मतदाता जो राज्य के आधे मतदाता हैं वो इसमें अपना फैसला सुना चुके होंगे, और फिर अगले चरण में बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो ये ट्रेंड सेटर होगा। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं 121 सीटें में महागठबंधन के लिए? क्या कुछ है, कितनी मैक्सिमम सीट महागठबंधन का आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आप जब देखिएगा रिजल्ट 14 तारीख को, तो ये आप याद कीजिएगा कि जनता
जब पूरी तरह से महागठबंधन का जो सिनेरियो है, जो कास्ट इक्वेशन है, जो सभी जाति का, सभी धर्म को साथ लेके चलने का जो हम लोगों का फार्मूला है, उस पर जनता खरी उतरेगी। कौन सा मुद्दा आपका सुपरहिट होगा? सबका साथ सबका विकास, ये कहने की बात है नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन वाकई में हमारे जननेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के साथ मिलकर, हमारे वीआईपी के लीडर और आईपी गुप्ता जी हैं, इन लोगों के साथ जो मिलकर जो स्लोगन भी आपके पास कमी पड़ गई है। नहीं, ये असली में बोलते कुछ है, करते कुछ है। हमारे नेता ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो और गरीब सामान्य जाति के लोग, सबके लिए काम करते हैं। और आप टिकट बंटवारा में भी देखे होंगे, किशोर कुणाल, सबको बैलेंस किया गया। 121 सीटें, कितनी सीटें? देखिए कितनी सीटें, और ये तो सुपरहिट मुद्दा आपका क्या आ रहा? देखिए कितनी सीटें ये तो जनता के हाथ में है। हम उम्मीद करते हैं कि 121 में से 121 सीटें हम लोग जीते हैं। हमने जनता से, हम लोग की उम्मीद है कि हमने काम किया है और उस आधार पे मैक्सिमम यानी सब सीट जीते हैं। दूसरी बात, सुपरहिट मुद्दा मेरा यही रहा है, सुशासन और सुशासन। विकास जी, ये 121 में 121 मांगे हैं, ये तो बहुत समझदार है जेडीयू के प्रवक्ता साहब। जेडीयू के एक नेता तो 250 सीट बोल चुके हैं कि 250 सीट जीतेंगे। आपको हम याद दिला देंगे आनंद सिंह का एक, नहीं, हम 243 सीटों की ही बात कर सकते हैं। 250 धन्यवाद हो इनका कि 121 में 121 जीता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 252 पे लड़े हैं, इसलिए इनको 250 याद है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। किशोर कुणाल जी आपका और विकास झा आपका, बहुत बेबाकी से आप दोनों ने अपने विचार रखे हैं और जनता के बीच में कोर्ट में एक तरह से बॉल है इस वक्त, और पहले चरण का जो फैसला है वो सुनाने जा रही है जनता 6 नवंबर को। तो उसका क्या फैसला होगा, 121 में जो फिगर है वो किधर जाएगा, हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। और ये जो पूरा परिदृश्य है वो साफ होगा 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, तो हम अलग अलग एनालाइज करेंगे इन्हीं मेहमानों के साथ, जो तमाम मेहमान उस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।